हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम लोग गुल्म रोग के बारे में पढ़ेंगे। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम लोग गुल्म रोग के बारे में पढ़ेंगे कि गुल्म रोग क्या होता है, ठीक है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसकी निरुक्ति क्या होती है, और उसके भेद के बारे में, उसके कितने स्थान होते हैं, उसकी संप्राप्ति के बारे में और उसके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। गुण चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुल्म रोग के बारे में देखते हैं। गुल्म रोग जो होता है ना, उसका मॉडर्न में कोरिलेशन जो होता है ना, पेनफुल लंप से किया गया है। पेनफुल लंप का मतलब अगर हमारे बॉडी में लंप का फॉर्मेशन हो जाता है और उससे बहुत मतलब दर्द होता है, पेन होता है, तो दैट इज कॉल्ड पेनफुल लंप। इसकी व्युत्पत्ति के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि गुल्म रोग की व्युत्पत्ति क्या होती है। गुड वेष्टनीय धातु से गुल्म शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है संघात। गुल्म की निरुक्ति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गुल्म की निरुक्ति क्या होती है। गुल्म की निरुक्ति होती है, इसके रिलेटेड एक श्लोक है। कुपित अनिल मूलो तवात गूढ़ मूलो दयादपि गुल्म वदा विशाल तवात गुल्म इत्यभिधीयते। ठीक में ये बताया गया है कि जैसे कि एक मूल से अनेक शाखाएं निकलती, जैसे कि अगर कोई वृक्ष है उसके एक ही मूल से उसकी अनेक शाखाएं निकल रही है, ठीक उसी प्रकार जो गुल्म रोग होता है ना, उसका एक मूल कारण होता है वात। मतलब गुल्म जो होता है ना, वात प्रधान व्याधि होती है। गुड़ित हुई वायु जिसका मूल कारण होती है, ठीक है। गूढ़ मूल कंद आदि के सदी जिसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। और गुल्म के समान अथवा गांठ की जैसी जिसकी प्रतीति होती है उसी को हम लोग गुल्म रोग बोलते हैं। ये जो होता है ना, गुल्म की निरुक्ति होती है। गुल्म रोग जो होता है ना, इसके 5 स्थान होते हैं और 5 भेद होते हैं। मतलब हम याद कर सकते हैं कि गुल्म जो होता है ना 5 होता है, मतलब गुल्म के 5 भेद भी होते हैं और 5 स्थान भी होते हैं। गुल्म रोग का एक श्लोक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक जो होता है ना, सुश्रुत उत्तर तंत्र का है। ये श्लोक जो होता है ना यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये श्लोक आता है यूजी में जो पूछता है किस व्याधि से रिलेटेड ये श्लोक है, तो हमें गुल्म रोग के बारे में हमें लिखना होता है, ठीक है। दस्तयोरंतरे ग्रंथि संचारी यदि वा चला जय पचमान वेतस गुल्मिति कीर्ता। सुश्रुत उत्तर 42 का ये श्लोक है। इसका अर्थ है हृदय और वस्ति के मध्य में चल अथवा अचल कभी बढ़ने वाली अथवा कभी घटने वाली कुल ग्रंथि को हम लोग गुल्म कहते हैं। मतलब हृदय और वस्ति के मध्य में जो चल और अचल कभी घटने और कभी बढ़ने वाली कुल ग्रंथि की जैसी जो रचना होती है उसी को हम लोग गुल्म रोग बोलते हैं। गुल्म में वात दोष मुख्य रूप से प्रभावी होता है। मतलब गुल्म रोग जो होता है ना, उसमें वात की प्रधानता होती है। वात के साथ साथ जो होता है ना, इसमें पित्त और कफ दोष का भी अनुबंध होता है, लेकिन इसमें जो वात दोष होता है ना वो अधिक प्रभावी होता है, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुल्म जो होता है ना बिना वात के नहीं हो सकता है, वात दोष से होता है ना प्रभावी होता है। अब हम लोग गुल्म के निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुल्म का निदान है, गुल्म के निदान निम्न है। पुरीश कफ पित्त का अधिक निकल जाना। मतलब अगर हमारे शरीर से पुरीश कफ और पित्त अधिक मात्रा में निकल जाता है, ठीक है, वेग धारण हम करते हैं, बाह्य अभिघात के कारण रुच्छन्नपान अगर अधिक सेवन करते हैं, पंचकर्म का ठीक से ना हो पाना, मतलब पंचकर्म अगर हम लोग सही से नहीं करवाते हैं, ठीक है, कठिन रास्तों पे चलते हैं, बहुत अधिक दबाव पड़ने पर, किसी रोग के कारण दुर्बल होने पर हो जाते हैं। ये सभी जो कारण मैंने आपको बताया है कि पुरीश कफ पित्त पुरीश कफ और पित्त अधिक हमारे शरीर से निकल जाए, या फिर हम वेग धारण करें, या फिर बाह्य अभिघात कहीं से हो जाए, या फिर उच्छन्नपान अधिक मात्रा में सेवन करें, या फिर पंचकर्म ठीक से ना करवाएं, या फिर कठिन रास्तों पे हम लोग बहुत अधिक चल रहे हैं, बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है हमारे शरीर पे किसी एक पार्ट पे, ठीक है, या फिर अगर किसी रोग के कारण हमारे शरीर दुर्बल हो जाता है तो हमें गुल्म रोग की उत्पत्ति होती है। ये सभी जो होता है ना गुल्म के निदान है। अब हम लोग गुल्म के स्थान की बात करेंगे। गुल्म के स्थान और भेद के बारे में मैंने आपको बताया कि गुल्म के 5 स्थान होते हैं और 5 भेद भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुल्म के स्थान के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड एक श्लोक है, पंचगुल्म आश्रय निराम पार्श्वे हृदय नाभि वस्त्या। मतलब गुल्म के 5 स्थान होते हैं, ठीक है। निराम पार्श्वे मतलब दोनों पार्श्व, दक्षिण पार्श्व और वाम पार्श्व, हृदय नाभि और वस्ती मतलब हृदय नाभि और वस्ती। इस तरह से हम लोग गुल्म के 5 स्थान याद कर सकते हैं कि दोनों पार्श्व है, दोनों पार्श्व हृदय नाभि और वस्ती जो होता है ना गुल्म के 5 स्थान है। अब हम लोग गुल्म के संप्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। गुल्म के संप्राप्ति में बताया गया कि जब हम लोग निदान का सेवन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गुल्म के निदानों के बारे में, निदान के बारे में मैंने आपको बताया कि पुरुष का पित्त अगर हमारे शरीर से बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है, हम वेग धारण करते हैं, या फिर बाह्य आघात होता है, रुच्छन्नपान का अधिक सेवन करते हैं, या फिर पंचकर्म हम लोग सही से नहीं कराते हैं, या फिर कठिन रास्ते पे चलते हैं, या फिर किसी रोग के कारण हमारा शरीर बहुत अधिक दुर्बल हो जाता है, या फिर हमारे शरीर पे बहुत अधिक दबाव पड़ता है, तो गुल्म रोग की उत्पत्ति होती है। ये सभी जो होता है ना गुल्म के निदान होता है। तो वही बताया गया कि गुल्म की संप्राप्ति होती है कि जब हम लोग सभी निदानों का मतलब जब हम निदान का सेवन करते हैं तो वात का प्रकोप होता है। मतलब निदान सेवन से वात का प्रकोप होता है। वात के प्रकोप होने से कफ पित्त की दुष्टि हो जाती है। कफ पित्त की दुष्टि होने से होता है ना, कफ पित्त द्वारा वायु का मार्ग अवरोध होता है। मतलब कफ पित्त की दुष्टि हो जाती है जिसकी वजह से वायु का मार्ग अवरोध हो जाता है और कुपित वायु का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो होता है ना पार्श्व में, हृदय में, नाभि और वस्ती में शूल की उत्पत्ति होती है और वायु जो होता है ना गुल्मवत हो जाता है। उसी को हम लोग गुल्म रोग नाम से जानते हैं। ये जो होता है ना गुल्म की संप्राप्ति है।
अब हम लोग गुल्म के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हृदय और नाभि के बीच में उत्पन्न कभी घटने व कभी बढ़ने वाली ग्रंथि होती है। मतलब ये लक्षण है कि हृदय और नाभि के मध्य में जो होता है ना, कभी घटने कभी बढ़ने के जैसे जो होता है ना, ग्रंथि रूपी रचना का निर्माण हो जाता है, देखते हैं हम लोग। ठीक है। अरुचि होती है, मतलब भोजन करने की में रुचि नहीं रहती है। मल मूत्र व अपान वायु में अवरोध होता है। मल मूत्र व अपान वायु में अवरोध होता है। अनाह होता है। उद्गार बहुलता होती है। ये सभी जो होता है ना, गुल्म के सामान्य लक्षण है। अब हम लोग गुल्म के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि गुल्म 5 है, मतलब कि गुल्म के 5 भेद भी होते हैं, स्थान भी होते हैं। तो गुल्म के 5 भेद होते हैं। आचार्य, चरक और सुश्रुत दोनों ने बताया है कि गुल्म के 5 भेद होते हैं। ठीक है। ये गुल्म के 5 भेद होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज गुल्म। ठीक है। इनमें से जो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज होता है ना, वो स्त्री पुरुष दोनों में हो सकता है। लेकिन जो रक्तज गुल्म होता है ना, वो केवल स्त्रियों में ही हो सकता है। ठीक है। अगर रक्तज गुल्म के निदानों की हम बात करें, वैसे तो मैंने जो भी निदान बताया वो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज सबके। गुल्म के सामान्य निदानों की मैंने आपको गुल्म के सामान्य निदान मैंने आपको बता दिया। अगर रक्तज गुल्म की बात करें तो ये केवल स्त्रियों में होता है। अगर इसके निदान की बात करें तो अगर हम लोग ऋतुकाल में अनियमित भोजन करते हैं, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में अगर हम लोग इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं, अगर किसी स्त्री का अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, रुक्ष आहार विहार का सेवन करने से, वेग धारण करने की वजह से, वमन की वजह से, रक्त स्तंभक औषधि का प्रयोग करने से या योनि व्यापक होने से जो होता है ना, रक्तज गुल्म उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, रक्तज गुल्म का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। निदानों का सेवन करने वाले स्त्रियों में जो होता है ना, जब वायु कुपित हो जाती है तो स्त्रियों के गर्भाशय में रक्त को रोक लेती है, जिससे स्त्रियों के में जो होता है ना, हर मंथ रक्तस्राव नहीं होता है और रक्त जो होता है ना, प्रति माह से एकत्रित होती रहती है और ग्रंथि रूपी रचना का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे जो होता है ना, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। जो रक्तज गुल्म होता है ना, उसका जो लक्षण होता है ना, गर्भ के समान ही मिलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो स्त्री गर्भवती है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने रक्तज गुल्म को पैतृक गुल्म के समान बताया है, जबकि आचार्य चरक ने रक्तज गुल्म के बारे में बताया है कि रक्तज गुल्म में जो होता है ना, कभी स्थूल होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, वृद्धि की गति अनिश्चित रहती है। उस रक्तज गुल्म के बारे में बताया गया है कि जो रक्तज गुल्म होता है वो 10 माह तक बना रहता है। रक्तज गुल्म की चिकित्सा 10 माह के बाद ही की जाती है, ऐसा आचार्य चरक ने बताया। गुल्म के बारे में इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुल्म की चिकित्सा और चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।